सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एसईओ के बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं और उन 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग अपनी एसईओ को करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को उन तीनों के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर यहाँ पर होता है वो हमारा होता है ऑन पेज एसईओ। अब ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ दोस्तों वो होता है जो हम अपने कंटेंट के ऊपर करते हैं, यानी वेबसाइट के व्यू के ऊपर यूजर इंटरफेस के लिए करते हैं, उसको बेसिकली हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। जो सेकंड थिंग हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है ऑफ पेज एसईओ। अब ये ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हमारा ये होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग चल के आगे देखेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और जो तीसरी टाइप इसकी होती है, तीसरी टाइप में हमारे पास इसमें आ जाता है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ जो होती है वो तकरीबन तकरीबन हमारी ऑन पेज एसईओ की तरह होती है, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑन पेज एसईओ जो होती है वो हम अपने पेजेस के लिए करते हैं। एक पेजेस के लिए भी हम कर सकते हैं, 2 पेजेस के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल एसईओ होती है ना, ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट्स के लिए होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो चीज़ें थी एसईओ में, हम लोग इनको कर सकते हैं। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ऑन पेज एसईओ के बारे में होने वाला है कि ये ऑन पेज एसईओ आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एसईओ के, ऑन पेज एसईओ के कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा और उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं कि एसईओ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फैक्टर्स, ठीक है। तो एसईओ के फैक्टर्स में जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है उसमें ये है स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट यानी कि आप उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स डालने वाले हैं, उसका टॉपिक क्या रखने वाले हैं, वो क्या होने वाला है, किस निश के ऊपर होने वाला है, ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट होता है। और उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास इसमें आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास कीवर्ड टाइटल, यानी कि आपका जो कीवर्ड है वो क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेकंड टाइप को यहाँ पर कीवर्ड। कीवर्ड, अब ये कीवर्ड से मुराद क्या है? यानी कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई जो कि रिलेटेड है हमारे एक कुछ फूड से रिलेटेड। अब उसके अंदर जो है आपका कुछ ना कुछ हेडिंग टैग तो होने ही वाला है। मिसाल के तौर पर आप बना रहे हैं एक फूड के लिए, ठीक है, कि हाउ टू मेक चिकन कढ़ाई या हाउ टू मेक लस्सी। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ आप लोग बनाते हैं तो उसके लिए एक बेसिकली आप लोग कीवर्ड स्ट्रक्चर करते हैं और उस कीवर्ड के ऊपर जो होता है आप लोग अपना पूरा का पूरा कंटेंट डाल देते हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट कीवर्ड। और जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आने वाला होता है वो होता है कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आवर थर्ड पॉइंट और उसको मैं नाम दूंगा कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब है? एक तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं और दूसरा जो होता है हमारे कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन होते हैं। अभी इनमें क्या फ़र्क है? एक तो जो आपका मेन टाइटल आ गया कीवर्ड जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा कंटेंट लिखते हो। अब कीवर्ड जो होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है, तो क्या आप अपना जो मेन कीवर्ड है उसको एक ही बार यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको उस कीवर्ड को बार बार यूज़ करना है, क्योंकि गूगल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, उसको देखता है कंटेंट को जिसके अंदर एक कंटेंट बहुत अच्छा लिखा होता है। और एक अच्छे कंटेंट की पहचान ये है कि आप जो है अपने कीवर्ड जो आप स्पेसिफिक करते हो उसको आप बार बार उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और इस कीवर्ड को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बनाऊंगा जब हम एक अच्छा सा आर्टिकल लिखेंगे। देन जो तीसरी टाइप्स हमारे पास इसके अंदर आ जाती है उसमें हमारे पास आ जाता है हेडर टैग्स। अब ये हेडर टैग्स क्या होते हैं? तो हमारे पास तीसरी टाइप को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडर्स टैग। अब हेडर टैग्स क्या है? आप जब भी एक कंटेंट लिखेंगे तो उसको इसी तरह एक ही लाइन में या एक ही ग्राफ या एक पूरा पैराग्राफ बना के उसको आप लोगों ने नहीं लिखना है। उसको आपने किस तरह करना है? हेडिंग्स बना बना के लिखने हैं। हेडिंग से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल अपना कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हो तो आप उसका सबसे पहले एक हेडिंग टैग दो कि
हाउ टू मेक अ चिकन कढ़ाई, तो उसके नीचे देन आप जो है ना एक छोटा सा 3 से 4 लाइनों का या 5 लाइनों का अपना एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने फिर एक बार हेडर टैग यूज़ करना है। अब ये हेडर टैग्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या आ सकता है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हेडर टैग्स में आप बेसिकली यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। आप H1 लगा सकते हैं, आप यहाँ पर H2 लगा सकते हैं, H3 लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह से लगाते हो, ठीक है। H2 H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, H5 तक हो सकता है, या उससे आगे भी अगर आप लोग यूज, मैक्सिमम आप लोगों को H5 तक ही जाना है, उससे आगे आप लोगों को नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो इमेज आप लोग अपने ब्लॉग के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर रहे हो उसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइज। अब ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ जाते हैं, उसमें उसका साइज आ जाता है, उसमें उसका आल्ट टैक्स आ जाता है, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ें मेन होती हैं इसके अंदर, एक तो उसका साइज, कि आप उसका साइज का रखना चाह रहे हो, और दूसरा जो है उसका आल्ट कंटेंट, आल्ट टैक्स। अब आल्ट टैक्स क्या होता है, यानी कि जब भी आप, ये आपकी इमेज का एक नाम होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है हमेशा नज़र में रखनी है कि आपको इसको किस तरह से आपको मेंटेन करना है। देन उसके बाद ऑन पेज एसईओ की जो हमारे पास अगली टाइप आती है, उसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनल लिंकिंग। अब ये इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखा है 1000 वर्ड का, ठीक है, और आपके पास एक और भी आपका जो पेज है वो भी है, आप उस पेज को लिंक करवा सकते हो अपने इस पेज के तौर पर। मिसाल के तौर पर आपका जो एक पेज है वो आपने किसी मोबाइल कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि ये आईफोन एप्पल है 5 7 है 7+8 है, उसके ऊपर आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। एंड जो नेक्स्ट पेज जो है आपके पास वो है आपकी वेबसाइट के अंदर कोई और पेज है, उसके अंदर आप कोई और आर्टिकल लिख रहे हो, मिसाल के तौर पर सैमसंग S20 के ऊपर लिख रहे हो, किसी के ऊपर भी लिख रहे हो, तो वो आप लिंक करवा सकते हो अपने पहले वाले पेज के साथ। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी इंटरनल लिंकिंग में आ जाती है। और आपको कितनी इंटरनल लिंकिंग एक पेज के अंदर करनी चाहिए, ये अभी हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर लिखेंगे। देन जो इसके बाद एक टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है डेप्थ ऑफ कंटेंट। डेप्थ ऑफ कंटेंट, अब ये क्या चीज़ होती है, आप, अब ये वो बात जो पहले भी मैंने आप लोगों को कही थी कि आप आर्टिकल कितना बड़ा लिख सकते हो। मैक्सिमम जो आपको आर्टिकल लिखना चाहिए वो कम से कम आप लोगों को 500 वर्ड्स का आर्टिकल तो लिखना ही चाहिए। डेप्थ ऑफ कंटेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 500 वर्ड का कंटेंट जो है वो आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर डालना ही डालना है, क्योंकि गूगल जब भी आपकी वेबसाइट को रीड करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि कंटेंट की जो डेप्थ है वो कितनी है, उस कंटेंट के अंदर क्या क्या लिखा गया है और उसके अंदर कीवर्ड्स क्या लिखा गया है। और जब भी गूगल देखेगा इन सारी चीज़ों को आपकी वेबसाइट के अंदर देखता ही देखता है कि ये चीज़ें भाई पूरी हैं तो आपका काम ठीक है, वरना वो आपके गूगल जो है आपके पेज को उस तरह से रैंक नहीं करवाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, ठीक है। तो इन लोगों को मेरे भाई आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, और इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को बनाना है। अब चाहे वो वेबसाइट आप बना रहे हैं HTML CSS के थ्रू, तो ये तो ज़रूरी होता है, आप HTML CSS हमेशा यूज़ ही करते हैं। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, आप पाइथन यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इन कीवर्ड्स को, इन आइडियाज़ को, फैक्टर्स को देखते हुए ही आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को बनाना है। इन फैक्टर्स के अलावा भी हमारे पास गूगल में कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ऑन पेज एसईओ के अंदर आ सकते हैं। तो ये तो जो थे ये तो मेन थे ही थे। अब इसके अलावा कौन से हो सकते हैं मैं आप लोगों को उनके बारे में बता सकता हूँ। तो उनमें भी हमारे पास हम अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनमें हमारे पास आ सकता है सबसे पहले यूज़र एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, क्या वो जो कंटेंट है वो एक यूज़र एक्सपीरियंस है, क्या वो यूज़र को पसंद आ रहा है, वो किस तरह का कंटेंट है, या आप लोगों ने क्या क्या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती हैं। एक यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है, वो कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करता है, आपके कंटेंट को देखता है, उस कंटेंट में उसको क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, या उसके जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है, उसकी जो एक चाहत है उसके मुताबिक वो कंटेंट होता है, वो जो एक्सपीरियंस वो वहाँ पर जाके करता है, इसको हम लोग कहते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस। देन जो इसके बाद हमारे पास एक टाइप आ सकती है वो हमारे पास आ सकती है CTR। CTR मतलब कि क्लिक थ्रू रेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग CTR। अब CTR जो होता है ये भी हमारा एक टाइप का यूज़र एक्सपीरियंस में ही आ जाता है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। एक यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया है,
ठीक है, उसने कितना टाइम आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर स्पेंड किया है, आपके कंटेंट को देखा है, कितना टाइम उसने अपनी वेबसाइट को देखा, उसने एक्सपीरियंस किया, ये चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं आपके CTR के अंदर। देन जो इसमें आ सकता है आपकी, वो आ सकती है पेज लोडिंग। आपके वेबसाइट समटाइम जब हम कोड लिखते हैं ना, तो हम बहुत सारा कोड हो जाता है और हमारी जो वेबसाइट जो होती है ना, वो स्लो होना शुरू हो जाती है। और ये भी जो एक फैक्टर है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड लोडिंग। तो इस फैक्टर का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो है ना वो हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे और वो लोड ही होता जाए और चले ना। ठीक है, तो यूज़र, ये एक बैड एक्सपीरियंस माना जाता है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है और अपनी वेबसाइट का जो स्पीड टाइम जो है ना उसको इम्प्रूव करना है। और ये किस तरह से हमने इसको इम्प्रूव करना है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा, जब हम एक अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यार अगर तो अभी तक आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो अभी कर लें। एंड जो हमारी आने वाली वीडियो होंगी उसके अंदर हम लोग इस तरह से करेंगे कि इसको ना एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक बनाएंगे, हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे, कुछ पोस्ट डालेंगे। देन जो है हम उसके अंदर कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑफ पेज के ऊपर भी जाएंगे, सर्च कंसोल के अंदर किस तरह से वेबसाइट को ऐड किया जाता है, या गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सर्च कंसोल के अंदर हम लोग किस तरह से अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद उसमें जो किस CTR भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूज़र किस तरह से हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, कितनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, अपने ऑफिस में अगर काम करते हैं तो उसके साथ, उसमें भी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।